ओके, तो चलो ये लेक्चर 4 है वेक्टर्स का। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट के अंदर लिखाए गए थे, जो कि थे कि स्केलर्स और वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। साथ ही साथ डिवीजन ऑफ वेक्टर्स पॉसिबल नहीं है, कभी भी वेक्टर का वेक्टर से कोई डिवीजन नहीं होगा। वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आनी चाहिए, इसी के लिए हमने जीरो वेक्टर को डिफाइन किया है। वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उससे कुछ रूल्स भी हमने पढ़े थे। अगर आप एक वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाता है और उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। जबकि अगर आप एक वेक्टर को एक नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड तो m टाइम्स होते ही है, पर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये हमें याद रखना है। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो, तो ए वेक्टर मान लो हमें दिया गया है i प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर दिया गया है 2i माइनस जे प्लस के, एंड सी वेक्टर हमें दिया गया है 2i प्लस के। तो यहां से आपको बताना है फाइंड, पहला पार्ट 2 टाइम्स ए प्लस बी माइनस 3 टाइम्स सी, इसकी वैल्यू क्या होगी। बी में आपको बताना है सिंपली ए प्लस बी या 3a प्लस बी प्लस 2c, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, फटाफट कर दो। हो गया। बढ़िया। तो बहुत ही सिंपल है, बस जो लिखा है वो करते जाना है। तो 2 टाइम्स ए आई प्लस जे माइनस के प्लस बी यानी कि 2i माइनस जे प्लस के और माइनस 3 टाइम्स सी 2i प्लस के। चलो आदित्य आंसर बताओगे, हो गया अगर पहला वाला आपसे। आदित्य पांड्या हुआ है क्या आपसे? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। मतलब कोई डाउट है या बस बाकी है करना? नहीं, थोड़ा न्यू स्टूडेंट हूँ ना, तो थोड़ा अभी तक नहीं। ओके बताऊं? सर मैं बताऊँ? मैं ट्राई। चलो ओम बता दो। यस सर, माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k माइनस 2i कैप हाँ प्लस j कैप हम्म, माइनस 4k कैप। सब एग्री कर रहे हैं या किसी का कुछ और आ रहा है? नो सर। नो सर। सर -2 आ रहा है के कैप। -2 आ रहा है के कैप में, देख लेते हैं। -2 यहाँ है, प्लस यहाँ है -1 और -3। मेरे हिसाब से तो -4 ही तो आएगा। हाँ बस सर, बोलिए आ रहा। सही है सर।
माइनस तो 4 सही के है, ये कैप ही है। कैलकुलेशन मिस्टेक। जिनका भी मैच नहीं कर रहा है प्लीज एक बार चेक करो, इसमें कुछ सिखाने लायक नहीं है, आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। माइनस अंदर ले लेंगे ना इसमें बेटा फिर, इसमें वो -2 i कैप में 2 -i कैप होना चाहिए ना, वो लास्ट क्लास में आपने जैसे पढ़ाया था, अगर m नेगेटिव होता है तो वो अंदर चला जाता है। तो आप ब्रैकेट में माइनस लिख रहे हो वो चलेगा, उससे ओके फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्रेशन पे मैं कहीं पे 2 -i कैप लिखूं या इसे 2 i कैप लिखूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। सर माइनस ठीक है, क्या कह रहे हो? सर 2 in bracket minus I cap is equal to minus 2 I cap, right? हाँ लिख सकते हो। तो 3i कैप 3a प्लस b प्लस 7 i कैप ही होगा। और प्लस 2c। क्या हुआ, पहले वाले के आंसर में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? सही है। चलो सेकंड वाले का आंसर, चलो नैनिश बता दो। सर 7 i कैप। सिर्फ 7i कैप, सब एग्री कर रहे हैं? नहीं सर मेरा अलग आ रहा है। मेरा 9 i कैप। नो सर, नहीं मेरा सर, अलग है। 9 i कैप 9 I प्लस cap 2 9 j। i कैप plus 3i प्लस j 2j कैप माइनस 3k प्लस 2i माइनस j प्लस k और प्लस 4i प्लस 2k। इनको अगर हम ऐड करें तो i में 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 आएगा। सर मैं जल्दी से 2 i कैप को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अरे यार ऐसे क्वेश्चन गलत मत करो। 3j माइनस j तो प्लस 2j बचेगा यहाँ पे, है ना? plus 2j cap minus सर, मतलब कुछ भी। के कट जाएगा सब सारा। बस ये हमारा आंसर आना चाहिए। Yes, तो ये ऑब्वियसली किसी क्वेश्चन का पार्ट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन तो नहीं होते, क्योंकि इनमें बस एडिशन करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत किसी को? इसलिए मैं No, ज्यादा sir. कुछ नहीं करा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन काफी है। चलो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर क्वेश्चन में यूज होने वाली चीज, जिसके लिए स्पेशली हम ये वेक्टर पढ़ रहे हैं, वो दो ही चीजें हैं। एक तो हम पढ़ेंगे आगे चल के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा है ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना? तो इन पे जरूर ध्यान देना। कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो किसी भी चीज के कंपोनेंट्स, यानी कि जिन चीजों से मिलकर वो बनी है ना? कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसके कंपोनेंट्स लिखे होते हैं उसके ऊपर के, इन इन चीजों से ये चीज मिलके बनी है। सेम चीज वेक्टर के साथ होती है, ठीक है ना? जब कभी भी आपको कोई वेक्टर दिया जाता है, जैसे मैं बोलूं ए वेक्टर, तो उसका कुछ हिस्सा आई कैप में होता है, कुछ हिस्सा जे कैप में होता है और कुछ हिस्सा के कैप में होता है। जरूरी नहीं तीनों हो, पर हाँ हर वेक्टर को इस तरह से हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, अगर ये आपकी वाई एक्सिस है अगर, तो आप जो वेक्टर बनाते हो वो कुछ ऐसा बनता है ना? ये आपका कोई वेक्टर हो गया जिससे मैं कह सकता हूं ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर का मतलब, अगर हमने इसे इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखा है, उसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ा होगा? ए एक्स चलना पड़ा होगा, है कि नहीं? बोलो भाई। सिमिलरली इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ओरिजिन से आपको y एक्सिस पे कितना चलना पड़ा होगा? आपको y एक्सिस पर ए वाई चलना पड़ा होगा, और सिमिलरली आपको z एक्सिस पर ए जेड चलना पड़ा होगा। यानी ये जो वेक्टर बना है, ये तीन वेक्टर से मिलके बना है। देख सकते हो आप बीच में एडिशन साइन है, और ये खुद में एक वेक्टर है कि नहीं है? ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो ऐसे तीन वेक्टर से मिलके ए वेक्टर बना है, तो ये तीनों कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। जहां सिर्फ जो ए एक्स लिखा है, यानी कि जो आई कैप में है, उसे हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट। जो जे कैप में है, यानी कि वाई के साथ लिखा है, वो हो जाता है आपका वाई कंपोनेंट।
और फाइनली ए जेड जो के कैप के साथ लिखा है उसे हम कहते हैं जेड कंपोनेंट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वेक्टर है ये इन तीनों वेक्टर से मिलके बना है। क्लियर हुई क्या बात? कोई दिक्कत? टर्मिनोलॉजी नो सर। नाम बताया मैंने आपको कि ये नाम दिया जाता है, इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज पता है कि मैग्नीट्यूड जो होगा हमारे वेक्टर का वो होगा अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला सबको पता है, ए एक्स का स्क्वायर ग्राफ में ए जेड ए जेड स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, के कैप नहीं, ए जेड का स्क्वायर, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सर तो ग्राफ अभी में तक ए इसका जेड क्या था? क्या हुआ? ग्राफ में ए जेड कहाँ आएगा? यार वो 3D है, कैसे बनाया जाए उसे मैं बना देता हूँ, पर वो अंडरस्टूड था मेरे हिसाब से। तो क्या सबको समझ नहीं आया था जेड कहाँ गया होगा? ऑब्वियसली वो स्क्रीन के बाहर जाता है, आ गया था सर। तो उसको ड्रॉ करना बड़े अजीब सा लगता है वो, पर कर देते हैं। लो, संतुष्ट? सर 4D भी होता है क्या? मीन्स नहीं बेटा, अपने जीवन में 3D होता है, हमारा जीवन 3D पे समाप्त हो जाता है। 4D होता होगा दुनिया में, वो तो है ही, दुनिया में तो कई सारे डायमेंशंस बताए गए हैं, हमारी सिलेबस में और हमारी क्षमता के अंदर 3D है ना। 3D में विजुअलाइज करना 4D मुश्किल कैसा लगता है दिखता लोगों को। होगा? सर डायमेंशन 4 4D तो टाइम दिखता भी होता कैसे है। होगा? नहीं बेटा, वो सब कैसा होता होगा वो तो मैंने नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा है, कोई देख ही नहीं सकता। बात ये सर इंसान 3D ही देख सकता है। हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? 4 नहीं सर, ऐसे बोल रहा था 4 डायमेंशन टाइम नहीं होता, कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि 4 डायमेंशन टाइम है, पर ऑब्वियसली उसे देख तो नहीं सकते हम, है ना। और आगे भी जो डायमेंशन उन्हें भी हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम मैक्सिमम 3 डायमेंशन देख सकते हैं। ओके चलो, तो ये आपका वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब कंपोनेंट्स या प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको वेक्टर दे दूं तो क्या आप उसे आई कैप, जे कैप और के कैप में लिख के बता सकते हो? बात समझ आई? या उससे पहले एक चीज देखो जरा, अगर मैं बोलूं कि ये जो हमारा वेक्टर है, ये जो हमारा वेक्टर है, ये थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। कौन है भाई ये थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? या मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं समझने के लिए। एक्स अपॉन ए वेक्टर। एक सेकंड, मैं दूसरा ही डायग्राम बना लेता हूं तो अच्छा बनेगा। कंपोनेंट्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना। तो मान लो कि ये हमारा सेटअप है, ये हमने एक वेक्टर बनाया है, ये एंगल थीटा बनाता है, या इसे मैं बोल देता हूं अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना। सिमिलरली ये बनाता है बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ, ठीक है ना। और जेड एक्सिस भी होगी हमारी, जेड एक्सिस। तो ये जो एंगल बनाता है जेड एक्सिस के साथ उसे मैं कह देता हूं गामा, ठीक है। ध्यान से लिख भी देता हूं मैं अल्फा। तो एंगल मेड बाय वेक्टर with positive x-axis. Similarly, beta is angle made by vector with positive y-axis. Gamma is angle made by vector with positive z-axis. समझ आया? सबसे पहली बात मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी?
90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। क्या ये जरूरी है? हाँ क्या ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो पहला नोट आपका यही है, इफ अल्फा प्लस बीटा यानी एक्स एक्सिस से एंगल और वाई एक्सिस से एंगल ये इक्वल हो जाए 90 डिग्री के, तो हम ये कह देते हैं कि द वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन। आप ऐसा इमेजिन करो कि जो एरो मैंने बनाया है, अगर वो एरो स्क्रीन पे ना हो, जबकि स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर आ रहा हो, 3D में इमेजिन करना होगा आपको थोड़ा सा। ऐसा इमेजिन करो कि हमारा जो एरो है वो स्क्रीन में फिट ना होके स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो क्या जरूरी है कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो? नहीं, ये तभी 90 डिग्री हो सकता है जब हमारा जो एरो आप बनाओ वो इसी स्क्रीन के अंदर लाई करे। तो ये याद रखना कि कभी भी दो एक्सिस से एंगल का सम 90 डिग्री आए, इसका मतलब कि वो वेक्टर उस प्लेन में लाई कर रहा होगा। जबकि इफ वेक्टर इज 3D, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली देन अल्फा प्लस बीटा ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बात समझ आई? तो आप श्योरली कब कह पाओगे कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा? जब श्योरली ये बोला गया हो कि आपका वेक्टर एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। एक बड़ी बेसिक सी चीज है 3D ज्योमेट्री की, जो आपको याद रखनी है। समझ आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं बोलता Yes, हूं sir. कि हमारा वेक्टर हमारे पेज के प्लेन में या स्क्रीन के प्लेन में लाई कर रहा है, तो फिर वो जो एंगल बनाएगा दोनों एक्सिस के साथ, उसका सम 90 डिग्री होगा। और अगर वो नहीं लाई कर रहा, वो 3D है, तो फिर वो सम 90 डिग्री हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात समझ आई? अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइन की। हाँ, कोई डाउट है? हाँ सर बोलो। अल्फा और बीटा उसका एंगल है एक्स एक्सिस से के संदर्भ में ना वेक्टर का। हाँ, अल्फा सिर्फ, बीटा नहीं। हाँ सॉरी, अल्फा और बीटा वाई एक्सिस के। तो फिर सर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं होते हमेशा के लिए? हाँ, होते हैं भाई। तो फिर 90 नहीं होना चाहिए? बस यही तो दिक्कत है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन की जरूरत है। और फिजिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा है, मैं अभी से बता रहा हूँ, काफी चीजें होंगी जहाँ पे आपको अपना दिमाग ओपन करना होगा, थोड़ा विजुअलाइज करना होगा, है ना। इसलिए आपने देखा होगा फिजिक्स टफ भी लगता है लोगों को, क्योंकि सोचना पड़ता है। मैंने अभी आपसे कहा कि भाई 3D में बनाना है। आपके पास अगर पेन हो इस समय और आप मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, ओरिजिन पे पेन का एक टिप रखो और एक टिप स्क्रीन से कुछ एंगल बनाते हुए रखो। पेन को स्क्रीन से कुछ एंगल बनाते हुए अगर आप टच करते हो इसी जगह पे जहां मैंने वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर जो मैंने बनाया है ये वाला, इसको जरा 3D में बनाओ, यानी स्क्रीन से बाहर लेके आओ इस पॉइंट को यहीं रखते हुए, तो वो इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा ना यार। तो जरूरी नहीं है कि उनका सम 90 डिग्री आए। बात समझ आई? अच्छा ओके, फिर वो अल्फा भी प्लेन के बाहर ही बनेगा ना? बिल्कुल, प्लेन के बाहर जा रहा होगा अल्फा, प्लेन के बाहर जा रहा होगा बीटा, क्योंकि वो तो इस एरो के साथ एंगल है। ओके सर, समझ आया? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ बोलो। सर वो पूरा, सर मेरे को पूरा कंपोनेंट एंड डायरेक्शन क्वेश्चन नहीं समझ आया, वो मैं लेफ्ट हो गया था। बेटा आपको वीडियो वापस देखना पड़ेगा, 15-20 मिनट हो चुके हैं, आप लेफ्ट हो गए, मैं क्या कर सकता हूँ? सर वो नेटवर्क। 20 मिनट रिपीट थोड़ी करूंगा बेटा मैं। ओके सर। नेटवर्क इशू है, समझ आती है बात, पर आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आप वापस से रिपीट करो पूरी चीज। इसका कोई सर सेंस वो वाला तो आ गया, ये प्रोजेक्ट तक वो तो समझ आ गया बेटा। तो उसके बाद तो कुछ बोला ही कहा है मैंने, सिर्फ ये बोला है कि जो हमारा कोसाइन। वेक्टर, चलो सुन लो, मैं रिपीट कर देता हूँ, सुन लो। तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और मैंने एक वेक्टर बनाया ब्राउन कलर का, अगर आपको दिख रहा हो तो बोला गया है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है गामा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? और आपको ये तो पता ही है, एक्स ए वाई ये सब तो पिछली बात है। यहाँ पे एक नोट लिखाया है मैंने, बस वो नोट ये है
कि ये अल्फा एंगल है एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल है वाई एक्सिस से, क्या अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो ऐसा कंपलसरी है? क्या ये हमेशा होगा? तो मैंने यही बोला कि नहीं। अगर आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से है और आपका वेक्टर इसी प्लेन में मैं ड्रॉ करूं, तो इन दोनों एंगल्स का सम मिलके 90 डिग्री होना जरूरी है। पर अगर आपका वेक्टर 3D में है, कुछ ऐसा इमेजिन करो कि ये स्क्रीन से बाहर आता हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 90 डिग्री हो, क्या ऐसा कोई जरूरी है? नहीं। नो सर नो। तो बस वही आपको याद रखना है कि जब तक आपसे ये नहीं कहा गया हो कि आपका वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, आप नहीं कह सकते कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है प्लस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है प्लस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है उनका सम, सॉरी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका सम 90 डिग्री होगा। ये आप नहीं कह पाओगे, ठीक है ना? यस सर यस। चलो, तो मेन चीज जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो है डायरेक्शन कोसाइन, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, कोसाइन का मतलब सबको पता है, कॉस। जैसे हम कॉस थीटा लिखते हैं ना, तो वो होता है कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन का मतलब सिंपली हो जाता है कॉस ऑफ एंगल मेड बाय वेक्टर with an axis। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं, एंगल मेड बाय वेक्टर with x axis is अल्फा। तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिख दूंगा कॉस अल्फा। बस इतनी सी बात समझ आई? किसी भी एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो आप उस एक्सिस से बनाए गए एंगल का क्या लिख देते हो? कॉस लिख देते हो। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो तो सर। वो हमेशा कॉस ही रहेगा ना? हाँ, हमेशा कोई कॉस exception रहेगा। नहीं है ना? डायरेक्शन कोसाइन जो शब्द यूज किया गया है, मैंने अभी आपको कहा बेटा, कोसाइन का मतलब ही होता है कॉस, ठीक है ना? तो आपसे डायरेक्शन कोसाइन कभी भी पूछा जाए, यानी वो आपसे बनाए गए एंगल का कॉस पूछना चाहते हैं, ठीक है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, इसकी वैल्यू अभी आपने बताई कॉस अल्फा। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉस बीटा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएगा? कॉस गामा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जरा इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ओ ए बी, सब देख रहे हैं? मैं इनकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रायंगल ओ ए बी से कॉस अल्फा की वैल्यू ए एक्स, बिल्कुल मैं पहले वैसे लिख देता हूं सबको क्लियर होता कि ओ बी बाय ओ ए। अच्छा, ओ बी की लेंथ कितनी है? ओ बी की लेंथ कितनी है? ए एक्स अपॉन ए। वेक्टर कभी नीचे नहीं आता, मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका, है ना? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए जेड स्क्वायर। लिखा चुका हूं ना मैग्नीट्यूड तो। अरे समझ आया क्या? यस सर। सिमिलरली ट्रायंगल, यस सर। जरा ट्रायंगल देखो ओ ए सी, ट्रायंगल ए सी और कॉस बीटा बताओ मुझे। ए वाई बाय ओ सी बाय ओ ए, यानी कि ए वाई बाय ए। ये सबको समझ आ रहा है ना बेटा? बचपन की मैथ्स है। ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालना, बेस अपॉन हाइपोटेनस बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर।
अब तीसरा 3D वाला बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं, पर आपको समझ आ गई होगी बात। यस सर, आगे होगा। सिमिलरली क्या बोल दूंगा, ए जेड बाय ए यानी ए जेड बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? ये कहलाते हैं भाई डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपसे कोई भी वेक्टर देकर अगर डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यूज पूछ ले तो आपको ये कैलकुलेट करके उन्हें बता देना होता है। कोई समस्या किसी को? सिर्फ ट्रायंगल की ज्योमेट्री से मैंने ये पता किया है। दुखी क्यों लग रहे हैं लोग भाई? कोई कुछ बोल नहीं रहा, साधारण सी चीज है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी, वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या यूज है इसका? मान लो किसी ने आपको सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एंगल बताया और जेड एक्सिस से एंगल बताया ही नहीं, तो आप इस प्रॉपर्टी की मदद से वो निकाल सकते हो। मैं एग्जांपल करके बताऊंगा, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जरा देखो, कॉस अल्फा का स्क्वायर क्या आएगा? ऑब्वियसली ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कॉस बीटा का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर। तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम बन जाएगा, डायरेक्ट 1 आएगा कि नहीं? क्लियर हुआ क्या सभी को? चीज नोट डाउन कर लो, स्क्रीन पे जो इस समय दिख रहा है वो सबसे जरूरी चीज है। मैं एग्जांपल बताऊंगा इसके बाद। कोई डाउट किसी को? डन सर। ओके डन। नो सर। चलो तो एग्जांपल है हमारा ये। मान लो कि आपको दे दिया गया है कि ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो फाइंड ऑल 3 डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस तो बड़ा ही आसान है, आपको तीनों क्या बताने हैं? डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है व्हाट इज द x y एंड z कंपोनेंट। समझ आई बात? देखो जरा सॉल्यूशन, आपको नहीं करना है, मैं करके दिखा रहा हूं। बड़ा आसान। डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है मुझे। वेक्टर दिया गया है 2i प्लस 2j माइनस k। मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूं। अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 3। तो पहला पार्ट कॉस अल्फा, ये क्या होता था? x कंपोनेंट बाय रूट ऑफ 3 मैग्नीट्यूड। अरे समझ आया? सिमिलरली कॉस बीटा 2/3। सिमिलरली कॉस गामा -1/3। कोई दिक्कत आई किसी को इसके अंदर? नो सर। एक्स वाई जेड कंपोनेंट क्या है? तो एक्स कंपोनेंट ये है आपका 2, वाई कंपोनेंट ये है आपका 2 और जेड कंपोनेंट ये है आपका -1। कोई समस्या? नो सर। क्या हुआ? कंपोनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट? कंपोनेंट एक स्केलर क्वांटिटी, ऐसा मैंने बोला क्या आपको? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि नहीं, कंपोनेंट एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। कंपोनेंट आपको बस ये बताता है कि किस एक्सिस पर कितना प्रोजेक्शन है, कितना हमें किस एक्सिस पे चलना पड़ेगा। समझ आया? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं फिर। तो फाइंड x y z एक्सिस कंपोनेंट्स एंड कोसाइंस
for a vector is equal to three I cap plus j cap plus root 6 k cap. कोई आंसर बोलेगा नहीं, मैं पूछूंगा, ध्यान से करना। ये अभी बहुत इजी चीज चल रही है और आगे भी वैसे इजी है। डन। ओके सर डन। ग्रेट। डन सर। चलो, तो वेक्टर है 3i प्लस j प्लस अंडर रूट 6k। तो सबसे पहले तो कौन है अतिक, चलो मैग्नीट्यूड बताओ। सर मैग्नीट्यूड 4। मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर यानी कि 4। वेरी गुड। अब आपसे पूछे गए हैं कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाएंगे? सर x कंपोनेंट 3, y कंपोनेंट 1 और z कंपोनेंट रूट 6। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, या सब एग्री कर रहे हैं? नो डाउट। चलो अर्जुन चतुर्वेदी जी, सेकंड पार्ट का आंसर बताइए जरा। कोसाइंस क्या होंगे? फोर बन रहा है, बताओ। क्या हुआ? अर्जुन क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? अर्जुन मैं बताऊं? कोई बात नहीं अर्जुन, बेस्ट ऑफ लक। सर मैं बताऊं? खेलना। हाँ चलो बता दो। कौन बताएगा? कॉस अल्फा हाँ, cos अल्फा 3/4। वेरी गुड। 3/4 फिर वो cos 1 by बीटा 1 4 by 4 and 1/4 cos cap root 6 by 1/4 4 रूट and 6/4। हलवा बना दिया एकदम। कोई समस्या किसी को? तो ये जो शब्द होता है जिसको देख के कई बार हम डर जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, फैंसी सा शब्द लगता है पर है बहुत ही आसान, आप समझ गए हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 makes 60 degree with the x axis and 45 degree with y axis। ठीक है ना? तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। एक सेकेंड में, पॉजिटिव ही है, with positive x axis and positive y axis. Find direction cosines. Also write the vector form। ठीक है ना? आपको आई कैप जे कैप में भी लिख के बताना है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। मैं एक हिंट देना चाहूंगा, वेक्टर 2D है या 3D है, ये बताओ पहले तो। 3D है। 2D है। एक्स एक्सिस से एंगल है 2D है 60। 2D है। अरे सर एक्स एक्सिस 3D से नहीं एंगल होगा। कितना है? 3D। आप तो वो 90 से ज्यादा होगा तो 3D होगा। बिल्कुल, 60 तो एक्स से ही है सर और 60 वाई है से तो 45 है, तो टोटल सम 90 नहीं आ रहा। 90 नहीं आया यानी प्लेन से बाहर है। ठीक है ना? यस सर। यस सर 90।
सर डन। ओके वेरी गुड। सर वो वेक्टर फॉर्म नहीं आया, चलो सारे मिल गए। फॉर्म नहीं आया, सर डन। सर पता नहीं सर चला। डन। आ जाएगा अभी आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए सर डन। तो मैं आदित्य पांड्या जी से पूछना चाहता हूँ, आप फिर से बताना चाहेंगे कुछ? सिर्फ वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करना। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। और अर्थ, अर्थ आवाज आ रही है? अर्थ चलो अर्थ को नहीं आ रही। अस्मिता, अस्मिता जी आपको आवाज आ रही है? सर 1 मिनट रुक पाओगे? हाँ मैं रुका हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कितने लोगों को आवाज आ रही है, कितने लोगों को नहीं आ रही, क्योंकि अभी वो कुछ पीटीएम टाइप है तो मुझे हर पेरेंट को कॉल करना है और मुझे बताना है कि क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है सब लोगों का। तो मैं एटलीस्ट कुछ लोगों के पेरेंट्स को ये तो बोल पाऊँ कि आपके बच्चे को तो आवाज नहीं आ पा रही है, तो या तो स्पीकर रखिए बड़ा या नेट कनेक्शन अच्छा रखिए। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए ना। अब क्या अपन लाइव क्लास में होते हैं तो हर बच्चे का शक्ल से जानते हैं हम, और पीटीएम में तुरंत बता पाते हैं कि हाँ ये ध्यान देता है ये नहीं देता। यहाँ ब्लैंक स्क्रीन है तो मुझे सिर्फ नामों से पता करना होगा कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसलिए मैं एक पेज पे नाम लिखता जा रहा हूँ बस। तो अगर आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, मैंने नहीं कहा कि आपका आंसर सही होना चाहिए, आप रिस्पॉन्सिव तो आप पबजी खेल रहे हो या तो चलेगा, वो अलाउड है, ठीक है ना। या तो आप हेलो बोलो कि सर। हम पबजी खेल रहे हैं। सर मुझे ये वाला नहीं आया इसलिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अर्थ पर तुम कुछ नहीं बोले ना पहले। ये नहीं आ रहा। मैंने बोला तुमसे सही आंसर बोलो, आप ये बोल देते सर मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कुछ नहीं कहता यार, ठीक है। हेलो सर। सॉरी। बोलो। सर मैं अर्जुन चतुर्वेदी हूँ सर, मैंने ऐप हाँ ज्वाइन बेटा 2 आपका days नाम only सबसे सर। ऊपर है, अर्जुन चतुर्वेदी जी, आपके ही नाम से शुरुआत हुई आज की क्लास की, तो सर आई आप हैव ही के नाम। ज्वाइंड ओनली 2 days, आई हैव ज्वाइंड 2 days बिफोर दैट तो सर। बेटा आप अगर अच्छा अब मेरी जगह आइए आप, अगर आप 2 दिन पहले ज्वाइन किए हो ओके और मैं सर आपको आई देख नहीं पा अंडरस्टैंड सर। नहीं नहीं तुमने तो मुझे बताया नहीं ना। ओके सर आई हैव टॉक टू रोहन सर आल्सो, मतलब तो ही they इज नॉट told me। टेकिंग द क्लास ना बेटा, रोहन सर इज नॉट टेकिंग द क्लास, आई एम टेकिंग द क्लास, आई एम आल्सो अ फैकल्टी हियर, ओके। ओके सर। So this is your responsibility that you enter a faculty's class. You should first introduce yourself. Okay, sir, I am new to the class. I will not be able to answer the questions because you are coming out to be absolutely rude. तो जब मैं कॉल करूंगा तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि आपका बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसमें मेरी गलती कहाँ है आप ये बता सकते हो? नो नो सर, इट इज नॉट योर फॉल्ट सर। ओके सर। बिकॉज यू अंडरस्टैंड 77 स्टूडेंट्स हैं और किसी का भी फेस नहीं दिखता और सिर्फ नाम से मुझे करना होता है, और 12th क्लास भी है, 12th क्लास में 3 बैच हैं। आप समझो सबको मैं रटूंगा कैसे, सबके नाम पॉसिबल नहीं है ना। सर तो वीडियो ऑन करवा लो। नहीं अब वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सर अगर बोलेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। पर एटलीस्ट मेरे पास जो है मैं वो चीज तो करवा सकता हूँ। आप हाय ना बोलो, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी आप लोगों से ऐसा कहा है कि आंसर सही क्यों नहीं आया या उसके लिए डांटा हो, नहीं। आपका आंसर सही नहीं आएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा, पर आप बोलोगे ही नहीं तो वो ऐसा लगता है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ और वो फिर इरिटेटिंग होता है, ठीक है। सर नॉट भी हैपन कोई अगेन सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, चलो अर्जुन तुम नए हो मैं समझ गया, ओके। और अर्थ ने भी बोल दिया, एटलीस्ट आप हाय ना बोल दिया करो सभी लोग, ठीक है। ओके सर। तो मैं कुछ नहीं करने वाला भाई, मुझे ये तो रहेगा कि हाँ बच्चा सुन रहा है। अब मैं आपके पेरेंट को कॉल करूंगा, जो कि करना है ही क्योंकि हेड ऑफिस से बोला गया है, तो कॉल करके कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अब कितना झूठ बोल सकते हैं सब झूठ थोड़ी बोल सकता हूँ मैं, मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा कि उनको लगे हाँ हमारे ही बच्चे की बात हो रही है। अब पता चले कि मैं किसी के मैं ओम को फोन किया है और नैनिश क्लास में आंसर देता है, वही बोलता रहूं कि हाँ आपका बच्चा तो ऐसे ऐसे आंसर देता है, और पता चले वो कहें अरे हमारे लड़के का तो माइक्रोफोन ही खराब है 6 दिन से आंसर कैसे दे रहा है। तो पता तो होना चाहिए ना क्लास में क्या चल रहा है, इसीलिए बस मैं पूछता हूँ, और मेरे को कोई बेनिफिट थोड़ी है, आप खुद सोचा करो, फायदा थोड़ी मिलता है ये सब पूछ के।
हम तो चाहते हैं कि आप समझो, चीजें याद हो, समझ आए पढ़ रहे हो तो, बस इसलिए, और कुछ नहीं है ना। चलो सर मैं ओम देना चाह रहा है। नहीं आया सर मैं बताऊं जिनको नहीं आया है, सुनो मेरी बात, जिनको नहीं आया है मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, आपको फिर नहीं आया तो बोलना कि हमको नहीं आया है। ओके सर आया है तो बताओ। चलो सर ओम देना चाहता है आंसर, ओम दे दो। पहले डायरेक्शन को साइन दे दो। पहले तो सर डायरेक्शन z का फाइंड करने के लिए हम तीनों का स्क्वायर करके 1 कर। बिल्कुल सही। देखो मैं अप्रोच बताता हूँ ओम ने जो बोला उसकी। ओम ने देखा क्वेश्चन में लिखा है भाई एक्स एक्सिस से 60 डिग्री है, वाई से 45 है, दिमाग में क्लिक किया कि ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन में नहीं है, जेड एक्सिस से एंगल नहीं दिया है, तो उसको याद आया कि एक प्रॉपर्टी थी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है। उसने कहा एक्स एक्सिस से एंगल तो पता है मुझे, यानी कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस वाई एक्सिस से एंगल भी पता है मुझे, यानी कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, जेड से नहीं पता तो उसे मैं गामा बोल देता हूँ 1। ये आ गया उसको 1/4 प्लस ये आ गया 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहां से कॉस स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू मिली 1/4 या कॉस गामा इसकी वैल्यू मिली प्लस माइनस 1/2। अरे समझ आया कि नहीं? यस तो वो गामा कितना बता सकते हैं सर गामा 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा। हालांकि एंगल इसमें पूछा नहीं गया है सर, लेकिन पर मैं एंगल निकाल सकता हूँ। समझ आया? चलो खैर, इसमें तो डायरेक्शन कोसाइन पूछे थे, डायरेक्शन कोसाइंस। जिनको नहीं आया वो ध्यान से देखना, जिनको नहीं आया उनमें से कोई एक बच्चा मेरे साथ बोल सकता है सिर्फ, ताकि क्लियर हो थोड़ा सा। जिनको नहीं आया डायरेक्शन कोसाइन उनमें से कोई एक है जो अपना नाम बता दे। सर एक्चुअली मैं ये आइडेंटिटी भूल गया था, इसलिए मैं थर्ड एंगल नहीं निकाल पाया। अच्छा ठीक है, चलो खैर, कॉस एक्स एक्सिस के साथ आपको बताना है, यानी किसकी वैल्यू बतानी है? कॉस ऑफ एंगल विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ? 1/2। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? 1/√2। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? 1/2 ही होगा। cos 60 डिग्री यानी कि 1/2। अरे बात समझ आई क्या? यस सर। क्लियर? सर वो z का ये गामा हमारा 60 और 120 दोनों मींस आपने उधर लिखा है। हाँ बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं बताया ना कि ये जो हमारा वेक्टर है ये किस तरफ लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के आगे लाई कर रहा है या पीछे। ऐसा इमेजिन करो, अगर आपका वेक्टर यहाँ आगे की तरफ हो तो ये एंगल 90 से कम आएगा। पर ये वेक्टर अगर पीछे की तरफ हो तो ये एंगल 90 से बड़ा आएगा कि नहीं? हाँ। तो 120 भी पॉसिबल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। वैसे तो 1/2 या -1/2 दोनों पॉसिबल है, क्योंकि cos 120 -1/2 होता है। ठीक है ना? सर सब्जेक्टिव में गलत कर देंगे आंसर। सब्जेक्टिव में बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए गलत करेंगे, पर हाँ हो सकता है कोई मार्क्स थोड़े से पार्शियली कट कर ले। हालांकि आपने वेक्टर फॉर्म में प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा। हाँ अच्छा, अब बताओ कि डायरेक्शन कोसाइन में किस किस को डाउट है? सर कोई डाउट? जिनको डाउट है सिर्फ वो बोलो। सर ऊपर तो हम लोग नो सर, नो करके डाउट। निकाल रहे थे ना, cos अल्फा। क्या कर रहे थे बेटा? सर मतलब समझ नहीं आया। cos समझ अल्फा नहीं आया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला, समझ नहीं आया, मैं फिर से बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे वेक्टर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है ना? हाँ। तो आपको cos अल्फा सीधे से आपने कैसे निकाल लिया? आपको एंगल पता है क्या एक्स एक्सिस के साथ क्या है? हाँ सर। नहीं पता बेटा, इस क्वेश्चन में जो ऊपर था ना क्वेश्चन, हाँ वेक्टर। अगर हमें एंगल पता होता है एक्स एक्सिस के साथ तो डायरेक्शन कोसाइन सीधे cos अल्फा हो जाता। मुझे अगर अल्फा पता होता तो सीधे मैं cos अल्फा लिख देता। यहाँ मुझे एंगल नहीं पता तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा? देखो ये फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा जो है
वो या तो आप डायरेक्टली एंगल पुट करके निकाल लो, या फिर आप किससे निकालते हो, इससे निकालते हो। बात समझ आई कि नहीं? इस क्वेश्चन में एंगल वेंगल दिया नहीं था, तो मैंने इस अप्रोच से निकाला। इस क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म दिए ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है, जेड कंपोनेंट कितना है। तो मैंने क्या किया उसके लिए, पहले तीनों से एंगल निकाल लिया, फिर तीनों का कॉस निकाल दिया, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कॉस निकालना। अब सर बात समझ आई वेक्टर क्या? है तो फिर सर बोलो। सर मैग्नीट्यूड से अगर फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं तो मैग्नीट्यूड से निकाल सकते थे क्या? मैग्नीट्यूड से कैसे बिठा के। निकालते हैं? सर जैसे cos अल्फा का हमें पता है 1 बिल्कुल। है ना? एक्स कंपोनेंट निकालने की बात कर रहे हो ना? हाँ मतलब नहीं, वो तो अभी मैं निकालूंगा। अगर az हमें az नहीं पता है, हमें मतलब z का नहीं पता ना हमें, और उससे हम पहले x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकाला cos के थ्रू। बिल्कुल सही अप्रोच है, बिल्कुल सही अप्रोच है। फिर आपने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को 10 कर दिया होगा। हाँ सर। बिल्कुल सही है, वो भी अप्रोच सही है। मैंने क्या किया, एंगल निकाल लिया, उसके बाद अब मैं कंपोनेंट्स निकाल दूंगा। कैसे? आपको पता है कॉस अल्फा ये होता है एक्स कंपोनेंट, 10 मैग्नीट्यूड करेंगे तो आ जाएगा ना सर? हाँ ये देखो 10 कॉस अल्फा यानी कि 10 इंटू 1/2 यानी कि 5। तो एक्स कंपोनेंट आपका क्या है, 5 है। बात समझ आई? सिमिलरली ए वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 cos बीटा 5√2 सॉरी 5√2 सर 5√2 वो भी 5 आएगा हाँ, सर, 5 रूट। और ए जेड सिमिलरली मैं लिख दूंगा 10 cos 60 डिग्री और 10 cos 120 डिग्री यानी प्लस माइनस 5। आपका जो वेक्टर रहा होगा वो रहा होगा 5 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप प्लस और प्लस माइनस 5 के कैप। मैं फिर बोलूंगा ये एक मुश्किल सवालों में आएगा, वेक्टर के एक टफ क्वेश्चन में आता है ये। तो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो सर। बोलो, मैं बताता हूँ। सर बोलो बोलो। सर ऊपर जो डायरेक्शन कोसाइन के पहले हमने जो किया सर ये यही समझा। हाँ सर, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/4 हमने कैसे ली? बेटा होती है, अब ये डाउट नहीं होना चाहिए। cos 60 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। अरे समझ आया क्या सर? हाँ सर, वो सर भूल गया 30। अरे यार ऐसे मत सर। और बोलो सर डाउट सर, बोलो। आपने यहाँ पर लास्ट में हमारे वेक्टर फॉर्म में प्लस माइनस आया है, तो इसका मतलब 2 वेक्टर फॉर्म होंगे। 2 वेक्टर होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। 2 वेक्टर हो सकते हैं पॉसिबल आंसर, ये बोलेंगे हम। क्लियर हुआ? सर अल्फा ax by हाँ cos अल्फा ax by 10 क्यों लिया? cos अल्फा x by 10 क्यों लिया? क्योंकि आपने फॉर्मूला नहीं नोट डाउन किया बेटा। cos अल्फा ये होता है x कंपोनेंट बाय टोटल मैग्नीट्यूड। cos अल्फा का फॉर्मूला ही है x कंपोनेंट। ये ax जो है ना ये आपका x कंपोनेंट है, ये ay जो है ना ये आपका y कंपोनेंट है, ये az जो है ना आपका z कंपोनेंट है, और नीचे है टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया गया था, 10 दिए। समझ आया? सर अगर क्वेश्चन में मिनिमम 2 एंगल्स तो दिए होंगे। क्या हुआ? अगर इसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं गिवन होता तो हम फाइंड आउट कर सकते थे? नहीं फाइंड आउट कर सकते थे फिर, क्योंकि वो तो कितना लंबा वेक्टर है उस पर डिपेंड करेगा ना। क्लियर हुआ? और कोई डाउट? यस सर। चलो और क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको देता हूं फॉर ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, फाइंड पहला
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दूसरा x, y, z कंपोनेंट्स, तीसरा डायरेक्शन कोसाइंस, चौथा एंगल मेड विद x, y, z एक्सिस। कोई आंसर मत देना, सभी लोग ट्राई करो बस। पहला वाला तो बोनस क्वेश्चन है, सबसे हो जाना चाहिए, ऐसे ही है। सर एंगल्स इनवर्स में आ सकते हैं? इनवर्स में ही आएंगे, अगर हमें नोन नहीं है तो इनवर्स में ही आएगा, अननोन है तो इनवर्स सर में हो ही गया आएगा। सर, इनवर्स में। हाँ ठीक है सर, बढ़िया। एंगल मेड विद वाला नहीं आया। सर हो गया बस एंगल। हाँ सर मुझे भी नहीं है फोर्थ वाला नहीं आया। नैनिश तुमको डाउट हो रहा है क्या क्वेश्चंस में? हाँ सर फोर्थ वाला नहीं आया, एंगल मेड विद वाला। चलो ठीक है, अभी आ जाएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये मैं कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि चलो मुश्किल वाला मैंने कर दिया, बाकी सभी लोगों के पास बचे। तो चलो नैनिश तुम ही बता दो सेकंड का आंसर क्या आया? 1 -2 and -2 दिख रहा है, x कंपोनेंट 1, y कंपोनेंट -2, z कंपोनेंट -2। बहुत बढ़िया। तीसरा भी बता दो नैनिश, डायरेक्शन कोसाइन क्या आया? 3 -2/3 and -2/3। कॉस अल्फा ये क्या आ जाएगा? 1/3 1 x कंपोनेंट बाय टोटल मैग्नीट्यूड। अच्छा, कॉस बीटा क्या आया? -2/3। और कॉस गामा क्या आया? -2/3। तो चौथा पार्ट तो कुछ था ही नहीं, एंगल चाहिए तो अल्फा हो गया, cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3, बीटा हो गया cos इनवर्स -2/3, -2/3 और cos इनवर्स -2/3। cos इनवर्स -2/3। इसमें क्या था भाई? अगर आपने थर्ड कर लिया था सर क्या हुआ? सर वो -2/3। अगर आपने थर्ड कर लिया तो फोर्थ तो हो ही जाना चाहिए था। ये नॉन एंगल नहीं है, नॉन नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, जरूरी थोड़ी सारा सब कुछ पता ही हो हमें। हमें नहीं पता कब वैल्यू 1/3 होती है। क्लियर हुआ नैनिश? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्शन होता है ना नेगेटिव। तो बेटा वो बात सही है यहाँ पे, लेकिन हम बस क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन बता रहे हैं। तो जब आप डायरेक्शन कोसाइन बताते हो तो आपको वो पूरा एंगल में क्या वैल्यू आती है वो लिखना होगा। तो यहाँ एंगल का नेगेटिव आना ये बता रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा, ना कि एक्यूट। तो आपको साइन के साथ ही लिखना होगा, ठीक है। कंपोनेंट एज सच मैग्नीट्यूड अगर आपसे बोला जाए तो मैग्नीट्यूड में दे दो आंसर, ठीक है। और अर्जुन तुम नए हो तो हो देखो तुमको मुश्किल हो रहा होगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पॉसिबल है तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं तुम्हें वीडियो लेक्चर्स के लिंक दे दूंगा। अगर आप एक बार उनको सही से सीरियसली बैठ के देखोगे, सिर्फ 3 लेक्चर हुए हैं इससे पहले वेक्टर्स के, वेक्टर से ही शुरू करो तुम, तो मैं ये बोलूंगा अभी 3 लेक्चर हुए हैं वेक्टर्स के, उन वेक्टर्स के 3 घंटे के या 4 घंटे के लेक्चर्स को देख लोगे तो बड़ी आसानी से समझ आएगा। और तुम्हें जो भी डाउट हो तुम व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो फॉर अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स
making 45 degree with x-axis, या एक सेकेंड, making 60 degree with x-axis with positive x-axis and (120 degree) with positive y-axis find its direction cosines and write it in vector form. चलो भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन जो वर्ड है उससे डरना नहीं है, सिर्फ वो एंगल का कॉस होता है और कुछ नहीं। सर डन। क्या बात, बढ़िया। सिद्धि का भी हो गया लग रहा है, बढ़िया। यस सर, हो गया। यस सर, नाउ डन। चलो बिरवा, सबसे पहले क्या किया बताओगे? बिरवा, आवाज आ रही है आपको? बिरवा जी को आवाज नहीं आ रही शायद। दर्प, तुमको आ रही है? यस सर। चलो भाई बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? सर 60 डिग्री और 120 डिग्री, यानी सर ये प्लेन के बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो तो z सर एक्सिस से एंगल निकालना पड़ेगा। हाँ सर, तो सर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा यानी cos स्क्वायर 60। यस सर, राइट। 1/4 प्लस cos स्क्वायर 120 कितना होगा? 1/4 ही होगा। प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर गामा आपको क्या मिला? 1/2 गामा मिला 1/√2 प्लस माइनस 1/2 1/45 डिग्री। तो गामा आपको यहाँ से मिल गया कितना? 45 डिग्री। सिर्फ एक ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, वैसे दो आंसर आएंगे पर सिर्फ 45 ले लिया मान लो मैंने, ठीक है ना। दूसरा कौन सा आ जाएगा? 180 माइनस 45 लिख लेंगे उसको भी। ओके सर, जरूरी नहीं है पर अगर आप लिख लेते हो तो अच्छी बात है। मैं दूसरा 135 नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि तो 135 डिग्री पे आ जाएगा। तो अब क्या बोल दोगे डायरेक्शन कोसाइंस? कॉस अल्फा या एक्स एक्सिस का कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस
cos 60 कोसाइंस क्या बोलूंगा मैं, एक्स एक्सिस के साथ कितना है? 1/2 tan j i cap वाई एक्सिस के साथ -1/2 और जेड एक्सिस के साथ +-1/2 इस तरह भी लिख जाएगा आपको ऑप्शन में। जरूरी नहीं है वो कॉस लिख के बताएं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन तो सीधे वैल्यू होती है ना, तो जरूरी नहीं है वो cos 60 = 1/2 लिखें। सीधे आपको समझ आना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन है यानी एक्स एक्सिस का ये, वाई एक्सिस का ये और जेड एक्सिस का ये। समझ आया लिखने का तरीका? 1/2, -1/2, प्लस अरे माइनस y 1/2। एक्सिस वाला नहीं समझ आया सर। बेटा cos 120 डिग्री है ना। तो पिछले में तो आपने प्लस माइनस लिया था ना। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी था, तुम ध्यान नहीं दे रहे। वो तो हमें ये मिला था मेरे भाई, ये cos गामा +-1/√2 था, तो प्लस वाले के लिए 60 डिग्री, माइनस वाले के लिए 120 डिग्री। यहाँ तो आपको पहले से 120 दिया है, तो cos 120 की वैल्यू तो भाई -1/2 ही होती है ना। यस सर कंफ्यूज हो गया था मैं सर थोड़ा। हाँ वो होगा, बिल्कुल होगा कंफ्यूजन। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना। अब दूसरे में आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है। हाँ भाई दर्प बता रहे थे, बताओ। सर सर पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ा नहीं क्या? 20 तो सर तो आप cos अल्फा i कैप, 20 cos बीटा j कैप, 20 cos गामा k कैप। वैल्यू पुट कर दो बस। 20 × 1/2 10 i कैप प्लस 20 × -1/2 j cap -10 j cap प्लस -10√2 +-10√2 k cap 10√2 k cap। सर हाँ बोलो। सर ये आपने जो इक्वेशन लिखी वो स्टेप स्किप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? तो ये था हमारा फंडा डायरेक्शन कोसाइन। क्या डाउट है कुछ? नहीं मतलब कोई डाउट नहीं है, इसीलिए नहीं बोला। अच्छा, तो ये था हमारा फंडा डायरेक्शन कोसाइन का और कंपोनेंट्स का। कोई दिक्कत इसमें किसी को? देखो थोड़ा सा मुश्किल तो है, मैं मना नहीं करूंगा, पहली बार पढ़ते हैं थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आसानी से कर पाओगे। चलो आगे जो हमारे काम आएगा। हाँ सर वो मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया है सर, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा। बेटा मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी। सर मीन्स मैं बता, हाँ मैं सॉल्यूशन बता दूंगा उसका आपको। ओके एक बार वापस से भेज देना, क्योंकि कई ये मैंने अभी फ़ोन चेंज किया है तो इसमें व्हाट्सएप के पुराने मैसेज सारे चले गए, तो आप एक बार वापस से वहीं पे फॉरवर्ड कर देना उसे, ठीक है ना? ओके सर। चलो अगली चीज है आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ दो टर्म मैंने यूज की थी, एक था कंपोनेंट और एक था प्रोजेक्शन। तो इसमें प्रोजेक्शन क्यों यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तक मैं आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है? अब मान लो इस तरह से है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपका वेक्टर कुछ इस तरह से दिया गया है, और बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10 यूनिट्स, और क्वेश्चन है राइट ए वेक्टर। आपको ए वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिख के बताना है। ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री और ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री। बात समझ आ रही है? तो क्या आप इसको कंपोनेंट्स में लिख सकते हो? तो एक तरीका तो हो गया, आप फिर से वो सब सोचो कि ये डायरेक्शन कोसाइन था और उस हिसाब से मैं ये लिख सकता हूं, वो सब बना बना के डायरेक्शन कोसाइन से एंगल दिए हुए हैं ना आपको। दूसरा तरीका होता है कि आप ऐसा इमेजिन करो कि जो शैडो बनेगी वो कैसे बनेगी। प्रोजेक्शन का मतलब सब जानते हैं, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर क्लासरूम में लगा होता है। तो प्रोजेक्टर का काम होता है लाइट फेंकते हैं जिससे कि वॉल के ऊपर
एक प्रोजेक्शन बन जाता है। सिमिलर चीज यहां करनी है, ध्यान से देखना आप। एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लूंगा। ऐसा सोचो, इस ब्राउन वेक्टर की परछाई शैडो अगर आपको एक्स एक्सिस पे बनानी है तो आप लाइट कहां से गिराओगे, नीचे से या ऊपर से, आगे से या पीछे से, कहां से? सबको कॉमन सेंस से समझ आता है कि अगर मैं लाइट ऊपर से गिराऊं और एक्स एक्सिस को ग्राउंड मान लूं तो इसकी शैडो बनेगी, और वो शैडो कुछ ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? कितनी बड़ी बनेगी? तो यही आपका एक्स कंपोनेंट है, समझ आया? और एक्स कंपोनेंट आपको पता है सिंपली हो कितना जाएगा, वो हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री एंगल बना रहा है वो, डायरेक्शन कोसाइन, ये तो हम सीख ही चुके हैं ना। यस सर। और ये किधर पॉइंट कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या होता है? आई कैप। अब मुझे लिखना है मान लो वाई कंपोनेंट, तो बताओ मैं लाइट किधर से गिराऊं ताकि शैडो वाई एक्सिस पे बने? राइट साइड। नीचे से बनाएंगे, ऐसे लाइट गिराओगे तो परछाई यहां बनेगी और ऐसी शैडो बनेगी, बनेगी कि नहीं? तो ये है आपका वाई कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैग्नीट्यूड 10, और डायरेक्शन कोसाइन आपको दिख रहा है, और ये किधर पॉइंट कर रहा है? पॉजिटिव एक्सिस। और इनका सम 90 डिग्री, यानी z कंपोनेंट है ही नहीं, तो आप सीधे a वेक्टर क्या लिख दोगे? 10 cos 60 डिग्री यानी कि 5 i कैप, 10 cos 30 डिग्री प्लस 5√3 j कैप। ये हो जाता है कंपोनेंट्स लेना। तो हम इस तरह से भी डायरेक्टली कर लेते हैं। प्रोजेक्शन का यूज यानी शैडो बनाने का यूज करना। आपको क्या करना है? सिर्फ शैडो बनानी है। क्लियर हुआ क्या? प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्शन किसका मतलब? प्रोजेक्शन का मतलब इसमें डिफाइन कैसे करेंगे इसको? प्रोजेक्शन का मतलब वही है बेटा, कंपोनेंट। प्रोजेक्शन यानी कि इस वेक्टर को अगर आप प्रोजेक्ट करो एक्स एक्सिस के ऊपर तो इतनी लेंथ का वेक्टर बनेगा। तो हमने प्रोजेक्ट किया है यूजिंग प्रोजेक्टर, ठीक है ना, लाइट गिरा के बस। ओके, ठीक है ना। जरा बताओ, फाइंड ए वेक्टर। मैं आपसे 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, बाकी मैं इसके लिए एक डीपीपी आपको दूंगा जिसमें अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके क्वेश्चंस होंगे, और मेनली आज जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। ओके सर। तो उसे कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, वो कब तक सबमिट कर देना MS टीम्स में ही, ठीक है ना। सर कल ही है नेक्स्ट क्लास। अरे तो कर लेना ना भाई, मैं कोई 100-200 क्वेश्चन थोड़ी दूंगा। कल तो शाम को होगी ना अपनी क्लास, तो टाइम मिलता है काफी। यस सर। सर मेरा नेट चला गया था, क्या आप फिर से बताएंगे आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी हो? बेटा अभी मैं बताता हूँ, ये हम एग्जांपल किया है हमने बस एक। आवाज नहीं आ रही बेटा, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये? यस सर। जिनको डाउट था बेटा, अभी मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन तब तक मैं बता दूंगा, बाकी लोग नोट डाउन कर लें। आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। यस सर। चलो, तो वो हैं जिनका नेट चला गया था। हाँ सर, हूँ मैं। हाँ बेटा, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई लेना। बाकी लोग नोट डाउन कर लो क्वेश्चन फटाफट, ताकि मैं बता सकूं। चलो, तो देखो, प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो बनाना बस। तो ये एक तरीका है जिससे आप बिना डायरेक्शन कोसाइन वोसाइन सोचे सीधे आंसर बता सकते हो। तो कैसे बता सकते हैं? ये जो मेरा वेक्टर था, इसकी शैडो एक्स एक्सिस पे कितनी बड़ी बनेगी उसको एक्स कंपोनेंट बोला जाता है। तो सोचो कि ये हमारा वेक्टर है, अगर मैं लाइट ऊपर से गिराऊं तो एक्स एक्सिस पे शैडो बनेगी कि नहीं? हाँ या ना बोलते चलना। हाँ सर बनेगी। हाँ और सर इतनी लेंथ बनेगी। की बनेगी,
और ये पॉइंट इधर करेगी क्योंकि हेड इधर था तो उसकी इमेज इधर ही बनने वाली है, शैडो इधर ही बनने वाली है। तो एक्स कंपोनेंट को सिंपली हम कह देते हैं 10 और डायरेक्शन कोसाइन आपको पता ही 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री और पॉइंट कर रहा है वो प्लस आई कैप में। सिमिलरली वाई एक्सिस पे शैडो बनानी है तो लाइट इधर से गिराएंगे ऑब्वियसली। इस एरो की शैडो वाई एक्सिस पे बनानी है तो आपको क्या करना होगा 10 cos 30 डिग्री और पॉइंट कर रहा है वो जे कैप में, तो बस। यानी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन जो हमने आगे से की डायरेक्शन कोसाइन वो करना है। हाँ वही करना वही है। ये देखो मेन चीज यही है आपकी, जब आपने डायरेक्शन कोसाइन सीखा है ये, तो सीधे आप वेक्टर फॉर्म को यही लिखते हो कि a cos अल्फा आई कैप प्लस a cos बीटा जे कैप प्लस a cos गामा k कैप। यही तो आपके कंपोनेंट्स बन जाते हैं। टोटल मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कोसाइन, यही कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है ना, ये क्वांटिटी पूरी यही कहलाती है एक्स कंपोनेंट। सर एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे? सर हो गया डन सर, हो गया डन सर। चलो सर इतना ही रहा। क्रिस तुम बताओ, चलो ए का आंसर। सर 10 cos 45 i cap means 10 cos 45 डिग्री आई कैप तो गलत है दोस्त, ध्यान नहीं दिया तुमने। होगा सर जे कैप होगा, सर जे कैप। सॉरी भाई शैडो बनानी थी देखो। हाँ तो शैडो बना ली पर रट नहीं लेना है हमेशा। ये y कंपोनेंट आएगा क्योंकि y एक्सिस पे लिया है ना भाई, और किधर पॉइंट कर रहा है प्लस y एक्सिस यानी कि j कैप। समझ आया? हाँ वो x सिमिलरली रह गया। परछाई z एक्सिस पे ऐसे आएगी। हाँ कितना आ जाएगा? 10 sin 45 k कैप। साइन कहाँ, cos में करो, क्लास पूरी कंफ्यूज हो जाएगी फिर। k कैप, ठीक है ना। तो a हमें मिल गया 5√2 k कैप। अरे चमका कि नहीं? सर सेम होता तो कॉमन नहीं लिख देते? हाँ लिख लो ना कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा है। 5√2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सर वो मैंने नोटबुक में भी एक्चुअली x और y ले लिया था, वो y z देखना नहीं। तुमने कॉपी अपने हिसाब से कर लिया, चलो कोई बात नहीं। क्लियर है ना सबको? आप कौन बताएगा? आयुष, चलो आयुष बी पार्ट का आंसर बताओ। सर y component equals to -20 cos 30 सर। तो क्या लिखूं? सर इसको लिखेंगे 10√3 j कैप -10√3 j कैप। ठीक है, और सर दूसरा हो जाएगा -10 k कैप -20 cos 60 डिग्री के कैप। इन्होंने माइनस पहले ले लिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये मिल गया -10√3 जे कैप -10 के कैप। सबका आया क्या सेम? आप चाहोगे 10√3 आप चाहो तो 10√3 माइनस जे कैप प्लस 10 माइनस के कैप भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्वियसली ज्यादा स्टैंडर्ड ये वाला रूल है, इस तरह से ज्यादा लोग लिखते हैं और यही बेटर भी दिखता है। ऐसे भी लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट? सर इस पे क्या हुआ? सर कुछ नहीं, सर बोल रहा था कॉमन लेके भी फिर आ सकता है, तो -10 साथ में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन बिल्कुल ले सकते हो, वो सब अब आपके ऊपर है। मैंने बता दिया ना कि स्केलर को हम बाहर अंदर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यस सर, यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले आते ही डीपीपी डिस्कस करेंगे, इसके ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। हाँ डीपीपी आप अभी भेजो तो कल ही हमें अपलोड करना है। चलो परसों अपलोड कर देना, कोई बात नहीं। ऐसे परसों सुबह तक कर देंगे सर।
ठीक है, एक काम करते हैं तो फिर परसों वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे फिर हम। हाँ सर कर लेंगे यार। ठीक है, ओके सर। कल तो वैसे भी सर कल तक हो जाएगा सर। सर आधा ही सुना दिया। सर कल तक हो जाएगा। देखो मैं आज रात तक सर कल डीपीपी दे तक हो दूंगा। जाएगा। मैं आज रात तक डीपीपी दे दूंगा, जो कल कर पा रहे हैं वो कल कर दें, मैक्सिमम हम परसों सुबह का टाइम रख देंगे, परसों तक आप कर सकते हो और परसों की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके सर परसों आप सुबह क्लास रख दो ना। सुबह हाँ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में किसी को कोई दिक्कत है कि क्लास सैटरडे को अगर रखें तो? मॉर्निंग में ही खत्म कर देंगे तो ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, है ना? हाँ सर पूरे दिन सर। चलो और किसी को कोई डाउट? सर हाँ सर वेक्टर के कितने लेक्चर अभी बाकी है? वेक्टर के अभी हमें 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे। फिर उसके बाद कौन से चैप्टर स्टार्ट? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सर यूनिट टेस्ट में क्या हुआ? यूनिट टेस्ट में समझ रहा हूँ ना मैं। सर सिर्फ एक ही वीक बाकी है इसमें, एक दो। अरे बेटा समझो मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, चिंता मत करो। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा नहीं हो सकता वेक्टर वगैरह के क्वेश्चन ना पूछें, सिर्फ यूनिट्स का पूछें, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, और पूछेंगे भी तो देखो, पहली बात मैंने आपसे पहले कहा, यूनिट जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग में पढ़ाने वाला चैप्टर है ही नहीं, वो पढ़ाया जाना एंड में चाहिए, क्योंकि उसमें क्या बताएगा आदमी। ठीक है, पर फिर भी जितना होगा हम करने की कोशिश करेंगे। इतना यूनिट टेस्ट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। ओके, अब देखो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप टेस्ट का गाना गाओ और मैं एकदम तेजी से पढ़ा के आगे बढ़ जाऊं, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। हम बेस बिल्ड कर रहे हैं, सीखना जरूरी है। तो जो ज्यादा सिलेबस वाले टेस्ट हैं या AITS है, ऑल इंडिया टेस्ट हैं, उनमें अच्छा परफॉर्म करना जरूरी होता है। ठीक है ना? अब क्या है ना कि वहाँ कुछ क्लासेस मार्च से शुरू हो गई, कहीं पे कहीं से शुरू हुई है, तो हो सकता है थोड़ा सा टेस्ट का सिलेबस हमारा पीछे चले, पर उसका लोड नहीं लेना होता। ज्यादा सही से पढ़ना जरूरी है, जल्दी पढ़ना जरूरी? जल्दी पढ़ाने में मेरा क्या जाएगा बताओ? मैं तो एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा और आगे निकल जाऊंगा, उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, धीरे धीरे डिटेल में पढ़ना और जल्दी भी पढ़ लेना, ऐसा तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ज्यादा लोड ले लीजिए सर। यस सर। यस सर। पर उससे फायदा नहीं होगा, बात समझो। एक्स्ट्रा क्लास तब लेंगे जब लगे कि जरूरत है ना? सिर्फ कोर्स खत्म कराना हमारी वो थोड़ी है कि बस मैं बैठ जाऊं एक दिन और पूरा पढ़ा के खत्म कर दूं, तो फायदा क्या होगा? आराम से पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो, पहले ही टेस्ट। मेजरमेंट कितना बड़ा है? अरे है तो बहुत बड़ा मेरे भाई, पर उसमें है नहीं कुछ। ठीक है ना? जब आएगा तुम लोग चिंता बहुत करते हो यार, बात नहीं समझते। इतना परेशान होने की जरूरत कहाँ है? सर 2 साल से पेपर दिया है पर रिजल्ट आज तक नहीं आया सर। कौन सा पेपर? सर 9th में भी रिजल्ट नहीं मिला था, 10th में भी नहीं मिला। सर 9th का भी रिजल्ट नहीं है। अरे तो सर 9th में वो 3rd 4th से दिया ही नहीं उन्होंने आज तक। ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, समय ऐसा। 2 साल के बाद पहली बार किसी का रिजल्ट आने वाला है। कोई बात नहीं, अभी आप तो मेन तो अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उसको थोड़ा अलग रखो। अपन मेन टारगेट एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए बड़े वाले जो टेस्ट होंगे उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहा हूँ। कुछ लोगों को वेक्टर्स आता है तो उनको बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे जाके सब लौट जाने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, है ना? तो ठीक है, चलता रहेगा धीरे धीरे। हाँ सर, ये बेसिक्स मतलब बच्चों को कितने टाइम तक माइंड में रह जाता है? बेटा सबको रह जाता है, और ये तो ऐसी चीज है ना जो मैं तुमको सोते में उठा लूंगा तो तुम हंस दोगे मेरे ऊपर, कैसा सवाल पूछ रहे हो? क्योंकि ये हलवा चीजें हैं, ये तो टूल्स हैं। ये उस तरह की बात है, आप एग्जाम देने गए और पेन लेके चले गए, कितने बच्चे एग्जाम देने पेन लेके जाएंगे? सभी लेके जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सबको आएगा ही आएगा। हाँ, कुछ दुनिया में होंगे बच्चे जिनको नहीं आएगा, पर अपनी क्लास में तो सबको आ ही जाएगा, क्योंकि जो कोचिंग करते हैं एटलीस्ट वो इतना तो सीखते ही हैं। ठीक है, तो ये हर चैप्टर में यूज होने वाला है, टूल है ये, है ना? तो ये सब बहुत इजी हो जाएगा आगे चल के, जब आप पढ़ोगे, फिजिक्स स्टार्ट होगी जब। ठीक है, थोड़ा कम टेंशन लो, डीपीपी में दूंगा, उसको आराम से ट्राई करना, और
टेस्ट में क्या आएगा वो सब अभी सोचो मत, ठीक है, वो हम देख लेंगे। सर हाँ सर वेक्टर कंपोनेंट का एक डाउट है, तो वो आपको कब हाँ तक डाउट्स आप व्हाट्सएप कर दिया करो मुझे, मैं सेंड कर दूंगा याद था, solution। लेकिन आपका किया था एक बार, उसे वापस सेंड कर दो। मैंने बताया ना कि मेरा वो एक्चुअली व्हाट्सएप ट्रांसफर किया मैंने दूसरे फोन में, तो वो काम नहीं कर रहा, मतलब चैट चली गई है। हाँ सर अगर आगे के चैप्टर के डाउट्स हो तो भेज सकते हो? बिल्कुल भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.